खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं। अरे बच्चों, तुम्हारी कविता बुआ आ रही है 2 दिन बाद। अभी मेरी उनसे फोन पर बात हुई। रजनी जी अपने पोते मोनू और पोती रिदिमा से बोली। मोनू बोला, अरे वाह, मतलब यश और गुंजन भी आ रहे हैं। हम सब साथ में खेलेंगे और मजा करेंगे। उतने में रिदिमा बोली, और कविता बुआ के हाथ का खाना भी खाने मिलेगा। मोनू, बुआ को तो बहुत अच्छी अच्छी खाने की डिश बनानी आती है। रजनी जी भी पोते पोती की बात खुशी से सुन रही थी। आखिर 2 साल बाद आ रही थी उनकी बेटी कविता। पिछली गर्मी की छुट्टियों में दामाद वरुण जी अपने परिवार के साथ 4 धाम यात्रा पर चले गए थे, इसलिए कविता और बच्चे नहीं आ पाए थे। रजनी जी और पति नंदलाल जी बेसब्री से बेटी और नाती नातिन के आने का इंतजार करने लगे। 2 दिन बाद कविता बच्चों के साथ अपने मायके आ गई। भाई राजू और भाभी शीला ने भी उसका स्वागत किया। शाम होते ही मोनू और रिदिमा बोले, बुआ आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, हमें आपके हाथ का पिज्जा और पास्ता खाने का मन कर रहा है। रजनी जी बोली, बच्चों, बुआ आज ही तो आई है, आज तो रुक जाओ, बुआ कल सबके लिए पिज्जा और पास्ता बना देगी। कविता बोली, माँ आप मेरे साथ चलो, मैं मार्केट से सामान ले आती हूँ। बच्चों को आज पिज्जा खाने का मन है तो आज ही बना देती हूँ, बोलकर कविता अपनी माँ को लेकर मार्केट जाती है। कविता पिज्जा बनाने के लिए मैदा, हरी सब्जियां, चीज, पिज्जा सॉस सब ले आती है और रसोई में पिज्जा बनाने की तैयारी करने लगती है। पीछे से शीला भाभी आती है और सब्जियां काटने में कविता की मदद कर देती है। कविता पिज्जा बनाकर सभी को गर्म गर्म सर्व करती है। सभी बच्चे पिज्जा खाकर बोलते हैं, वाह आज तो खाने का मजा ही आ गया। भाई राजू, माँ, पिताजी सभी बहुत तारीफ करते हैं, मगर शीला के मुंह से तारीफ का एक शब्द नहीं निकलता। और जबकि शीला भाभी की आदत से कविता अनजान ना थी, वह जानती थी भाभी सब कुछ अच्छे से खाएगी मगर कभी भी तारीफ नहीं करेगी, और जबकि खाना बनाने में मदद भी ना के बराबर ही की थी। रसोई में आकर सब्जियों को चॉपर में काट दिया था। बस कविता जानती थी उसके मायके आने के बाद शीला भाभी और भी बेफिक्र हो जाती है और घर के खाने की सारी जिम्मेदारी कविता पर आ जाती है। मगर कविता कभी कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि वह तो सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए आती थी। ऐसी बात नहीं थी कि उसने कभी भाभी को अपना नहीं माना, बल्कि कविता ने तो हर पल भाभी को बहन बनाने की कोशिश की थी, मगर शीला उसने कभी ननद कविता को वह प्यार नहीं दिया। कविता कभी इन बातों को बोलकर नहीं जताती थी, उसे तो बस घर में शांति चाहिए थी। वह नहीं चाहती थी कि इन बातों का बखेड़ा बने और घर में झगड़े हो। कविता जब भी मायके आती ज्यादातर वही मार्केट चली जाती और घर की सब्जियां, फल इत्यादि ले आती, पैसे भी वही निकाल कर देती। कविता के माँ पिताजी अक्सर कविता को मायके आकर खर्च करने से मना करते, मगर कविता कहती, आप लोग मेरे अपने हो, कोई पराये नहीं जो मुझे पैसा निकालने के लिए मना करते हो। आखिर खून का रिश्ता है मेरा आपके साथ, यह रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता होता है। हाँ, यह बात और थी कि कभी उसके भाई भाभी उसे मायके में पैसे खर्च करने से मना नहीं करते। अब रोज कविता ही मार्केट के लिए निकल जाती और घर का सारा सामान ले आती। कविता की अपने ससुराल में भी सुबह जल्दी उठने की आदत थी, इसलिए उसे मायके में भी ज्यादा देर तक सोया नहीं जाता। वह यहाँ भी जल्दी उठकर सभी के लिए चाय नाश्ता बना देती और खाने की तैयारी भी लगभग कर देती। रजनी जी भी बेटी के साथ मिलकर काम संभाल लेती, क्योंकि वे जानती थी उनकी बहू शीला तो 9 या 9:30 बजे से पहले उठती नहीं है। शीला जब उठती तो चाय नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती। शुरुआती 2-3 दिन तो उसने ननद कविता से दिखावटी बातें कर ली, मगर अब वह वापस रोज की तरह ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती।
कविता के दोनों बच्चों को आज आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। वे बोले, मम्मा यहाँ आए 10 दिन हो गए, हमने एक बार भी आइसक्रीम नहीं खाई, आज आइसक्रीम खिलाओ ना प्लीज। वहीं बैठा भाई राजू बोला, अरे बच्चों, आजकल तो सब ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है, मम्मी से बोलो कि आइसक्रीम ऑनलाइन ऑर्डर कर दें। वो क्या है ना, मैं ही ऑर्डर कर देता, मगर मेरे मोबाइल में नेट खत्म हो गया है। कविता बोली, कोई बात नहीं राजू, मैं सभी के लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर देती हूँ। कविता ने सभी के लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर दी और सोचने लगी, राजू शादी से पहले कभी ऐसा ना था, बच्चों के लिए जान न्यौछावर करने वाला। राजू जब से खुद के बच्चे आए तब से अपने माता पिता बहन सभी के लिए पराया हो गया। शादी के बाद खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं, शायद हर वक्त दोनों पति पत्नी बस खुद का खर्च ना हो यह सोचते रहते हैं। कविता भली भांति सब कुछ देखती और समझती थी, बस कहती कुछ नहीं थी। कविता के पति वरुण का फोन बजा और वह बोले, कविता मैं तुम्हारी और बच्चों की कल की टिकट करवा देता हूँ। यहाँ से कविता बोली, ठीक है, मैं आज पैकिंग कर देती हूँ। रजनी जी और पति नंदलाल जी ने बेटी को और थोड़े दिन रुकने की जिद की तो कविता बोली, वरुण को भी वहाँ खाने की दिक्कत हो रही है, टिफिन वाली को बोल रखा है 2 समय का खाना देने के लिए, इसलिए इतने समय वरुण ने मैनेज कर लिया, अगले साल फिर से आऊंगी। कविता अपनी पैकिंग करने चली जाती है, तभी राजू टीवी ऑन करके बैठता है तो न्यूज़ में खबर फैलती है कि सब जगह कल से लॉकडाउन लग रहा है, वह भी पूरे 2 महीनों के लिए, जिसमें कोई भी कहीं भी आ जा नहीं पाएगा। वहां से वरुण फोन करके कविता से कहता है, कविता अभी तुम जहां हो वहीं रहो, अभी कोई कहीं आ जा नहीं पाएगा। कविता बोली, आप कैसे मैनेज करेंगे, अभी तो टिफिन व्यवस्था भी बंद हो जाएगी। वरुण बोला, ऑफिस भी तो बंद हो रहे हैं, घर से काम करना पड़ेगा, मैं पूरा दिन घर में ही हूँ तो घर में कुछ भी एडजस्ट कर लूंगा, बस तुम वहां अपना और बच्चों का ध्यान रखना। शीला को जैसे ही पता चलता है कि लॉकडाउन की वजह से अब कविता 2 महीने यही रहने वाली है, उसका मुंह और चढ़ जाता है और रात को वह अपने पति राजू से बोली, जब से तुम्हारी बहन आई है हम कहीं घूमने भी नहीं जा पाए थे और अब यह लॉकडाउन लग गया। मैंने कितने सपने संजोए थे कि यह जैसे ही वापस रवाना होगी हम चारों कहीं घूमने चलेंगे, क्योंकि तुमने कहा था कि कविता को वापस ससुराल जाने दो, वरना उसे और उसके बच्चों को भी घुमाने ले जाना पड़ेगा और हमारा खर्चा बढ़ेगा। राजू बोला, तुम भी ना शीला, बात को समझा करो, यहाँ तुम्हें घूमने की पड़ी है, कल से लॉकडाउन है, मतलब कांवाली बाई भी नहीं आएगी, तुम्हारा काम तो आसान हो गया है। वैसे भी कविता दीदी तो बेचारी गाय है, तुम्हारा बाई वाला भी सारा काम वही कर दिया करेगी। शीला खुश होकर बोली, अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब दूसरे दिन से शीला और बेफिक्र होकर सोने लगी ताकि सारा काम उसके उठने से पहले हो जाए। कविता और उसकी माँ रजनी जी सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाने लगते। अब तो झाड़ू पोछा बर्तन वह भी हाथ से ही करना पड़ रहा था, क्योंकि बाई भी नहीं आ रही थी। शीला के बच्चे भी सुबह जल्दी उठ जाते, जिनका चाय नाश्ता सब कविता ही तैयार करती। घर में क्या क्या सामान खत्म हुआ है और क्या क्या बचा हुआ है, यह भी सब कविता को पता रहने लगा था। लॉकडाउन में वहीं बाहर जाकर खाने पीने का सामान लाती। राजू और शीला सिर्फ खाने पीने से मतलब रख रहे थे, वे जानबूझकर कविता से पूछते ही नहीं थे कि क्या खत्म है, क्या लाना है, क्योंकि उनके लिए तो कविता बिना पगार वाली नौकरानी बनकर रह गई थी, जो काम तो करती ही थी, साथ में अपने ही पैसे भी खर्च करती थी। शीला सारा दिन अपने कमरे में रहती और अपने मायके वालों या अपनी सहेलियों को फोन लगाकर बातें करती रहती।
एक दिन जब कविता शीला के कमरे से बाहर जा रही थी तो उसके कानों में आवाज गूंजी, देखो ना बुआजी, कविता दीदी यही लॉकडाउन में अटक गई है। उनके आने से हमारा कितना खर्चा बढ़ गया है यह हम ही जानते हैं। पूरा दिन मैं घर का काम करती रहती हूँ। चलो मेरा काम बढ़ गया वह तो कुछ नहीं, मगर खर्चा बढ़ जाए तो किसी को भी दुख होता है। आप तो जानती ही हैं, अभी लॉकडाउन में वैसे ही राजू का भी घर से काम चल रहा है। अब कौन कितना कैसे कमा रहा है यह तो बेचारे घरवाले ही जानते हैं, और उसमें भी ननद का खर्चा उठाना पड़ जाए तो भारी तो पड़ता ही है। वहां से बुआजी भी शीला भाभी को सांत्वना दे रही थी। कविता ने जब यह सारी बातें सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कविता ने जाकर अपनी माँ रजनी जी को सारी बातें बताई तो रजनी जी बोली, बेटा भले शीला रिश्तेदारों में तेरा कितना भी नाम खराब करना चाहे वह नहीं कर सकती, क्योंकि सभी को पता है कि कविता का स्वभाव कैसा है। तू जब सारा सामान लेकर मार्केट से आती है तो मेरी सोसाइटी वाले भी बोलते हैं, आपकी बेटी कितना करती है अपने मायके के लिए। कल ही जब तेरी चाची जी का फोन आया था और तू रसोई में खाना बना रही थी तो वह कह रही थी, हमारी कविता कितनी अच्छी बेटी है जो घर में भाभी के रहते हुए भी रसोई में काम करती है, और सभी शीला का व्यवहार भी अच्छे से जानते हैं कि शीला कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है और काम कुछ भी नहीं करती। कविता बोली, माँ मैं कभी भी दिखावे के लिए या तारीफ पाने के लिए काम नहीं करती और ना दिखाने के लिए पैसे खर्च करती हूँ कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं तो इसीलिए यह सब करती हूँ कि मैं अपने भाई भाभी को अपना समझती हूँ। मेरा इस घर से खून का रिश्ता है, मेरा मेरे भाई भाभी से लगाव है। भाभी सुबह इतनी लेट उठती है फिर भी मैं कभी उन्हें कुछ नहीं कहती। मैं बिना झिझक घर का सारा काम कर लेती हूँ, फिर भी वह पीठ पीछे मेरी इतनी बुराई करेगी यह मैंने सोचा भी नहीं था। रात को राजू घर का हिसाब कर रहा था। उसे लगा उसके और शीला के अलावा हॉल में कोई नहीं है। वहीं बालकनी में कविता खड़ी थी। राजू बोला, शीला हमारी फ्री कामवाली कविता दीदी की वजह से इस महीने हमारा बहुत कम खर्च हुआ है। शीला बोली, अब यहाँ मायके में अटक जाएगी तो और क्या होगा, बोलकर दोनों हंसने लगे। कविता को अपने भाई राजू से यह उम्मीद नहीं थी। उसे राजू और शीला की बातें दिल से लग जाती हैं और दूसरे दिन कविता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उससे सुबह उठा तक नहीं जाता है। थोड़ी देर बाद उसके बच्चे आकर कहते हैं, मम्मी बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो ना, अब तक हमने कुछ नहीं खाया। कविता धीरे से उठकर रसोई में जाती है तो देखती है कढ़ाई पतीला सब खाली है। शीला रसोई साफ कर रही थी। कविता बोली, भाभी आपने अब तक बच्चों को कुछ खाने नहीं दिया क्या? शीला चिल्लाकर बोली, मैं आपके बच्चों की नौकरानी नहीं हूँ समझी, जो आप सोई रहे और मैं इनको सब बना बना कर दूं। हम चारों का खाना बनाकर हमने खा लिया है, आप लोग अपना देख लो। कविता ने देखा कि उसके मम्मी पापा और उसके बच्चे भूखे बैठे हैं। कविता आज बहुत गुस्से में थी, क्योंकि जब कोई इंसान रोज सबके लिए काम करता है और वह एक दिन काम नहीं कर पाता तो जरूरत के समय उसकी कोई मदद नहीं करता, मतलब मेरे इतने दिनों तक यहाँ रहने का बदला ऐसे चुकाएगी उसकी भाभी, यह उसने कभी नहीं सोचा था। रजनी जी ने जल्दी से उन सभी के लिए खिचड़ी बनाई और सभी को खिलाई। उतने में कविता की ननद माया का फोन आ जाता है, जो उसके मायके से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही रहती है। माया के पति रोहित बहुत बड़े ऑफिसर थे। कविता बोली, दीदी क्या आप मेरे यहाँ से निकलने का कुछ इंतजाम कर सकती हैं? अब बहुत दिन हो गए मुझे यहाँ, वहाँ वरुण भी अकेले हैं। माया बोली, भाभी मैं कल ही आपको लेने आती हूँ, रोहित आपका पास बनवा देंगे जिससे आप वापस वरुण के पास जा सकती हैं।
दूसरे दिन रोहित और माया कविता को उसके मायके लेने पहुंच जाते हैं। कविता ने जाने के लिए पैकिंग कर रखी थी और ननद नंदोई के लिए खाना और मीठा भी बना रखा था, क्योंकि वह जानती थी उसकी भाभी तो कुछ करने वाली नहीं। सभी ने खाना खाया और वे लोग जाने के लिए कार में बैठ गए। पीछे से राजू और शीला भागकर आए और बोले, दीदी कुछ गलती हुई हो तो माफ करना, और दोनों बच्चों को 500 रुपए पकड़ाते हुए बोले, हमारी तरफ से बच्चों के लिए कुछ कपड़े ले लेना। कविता ने बदले में 2000 का नोट पकड़ाते हुए शीला से कहा, यह लो, मेरी तरफ से आपके बच्चों के लिए कपड़े ले लेना। रास्ते में कविता सोचने लगी, जब मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करना था तो अब अंत में यह सब दिखावा क्यों, बस इसलिए कि दूसरों के सामने अच्छा कैसे बना जाए। लॉकडाउन की वजह से आज सारे रिश्ते बेनकाब हो गए थे। अपने ही मायके आकर जब कोई लड़की नौकरानी जैसा एहसास करे, उससे बुरा कुछ नहीं है सकता। कविता को खून के रिश्तों पर से विश्वास उठ चुका था, क्योंकि खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं, यह वह जान चुकी थी। कविता थोड़े दिन अपनी ननद के घर रुकी, जहां उसे माया ने खूब मान सम्मान दिया और रोहित ने उसका पास बनवाया, जिससे वह वापस पति वरुण के पास पहुंच पाई। आज उसे अपने घर वापस आकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हर भाभी को यही विनती है कि वह अपनी ननद को मान सम्मान और प्यार दे, क्योंकि एक बेटी अपने मायके में बस प्यार की ही भूखी होती है, मगर कहीं कहीं तो उन्हें बस नौकरानी बनाकर रख दिया जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें तथा ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।